ये हम यहाँ पे करने वाले हैं 10 प्रश्न गद्यांश के और 5 प्रश्न व्याकरण के, टोटल 15 प्रश्न, जैसे कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ एग्जाम के प्रैक्टिस से आराम से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन ऑप्शन बी, पौ प्लस अन ऑप्शन सी, पौ प्लस अन ऑप्शन डी, पा प्लस वन। तो जो भी करेक्ट आंसर है सभी लोग बताएंगे और साथ में ये भी बताइए कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन बी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे संधि कौन सी होगी, तो कहेंगे अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, तो अयादि संधि। कल की क्लास में हमने देखा था कि अयादि संधि किसका भाग है, तो हमने कल क्या बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। बात को सुनिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, फिर होती है व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है, जो स्वर संधि होती है, ये इसके 5 भाग, इसके कितने भाग, 5 भाग। तो 5 भाग में यानी कि जो अयादि संधि है ये किसका भाग है, तो ये स्वर संधि का भाग है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। आपको यहाँ विलोम शब्द बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखेंगे चंचल, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी स्थिर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। स्थावर का क्या हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा। जैसे स्थावर का अर्थ जो एक जगह स्थिर हो। बात करेंगे स्थावर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो। ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो एक जगह स्थिर रहे वो स्थावर, वो क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। जंगम का अर्थ क्या होता है, जो गतिमान हो, जो गतिमान हो, जो चलता हो, जो गतिमान हो, वो क्या हो जाएगा, जंगम। तो बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा जंगम। अगला प्रश्न क्या है कि सारंग शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। आंसर करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा हिरण, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी हाथी। तो करेक्ट आंसर बताएंगे सारंग क्या है, पर्यायवाची तो है, ये अनेकार्थी शब्द भी है। क्या है, अनेकार्थी शब्द है, जो मुख्य रूप से हिरण, मोर, सिंह और भौरा के लिए प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा सारंग का, तो कहेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर, हिरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1 मिनट देखते हैं जरा सा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, तीसरे का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, कमेंट करते रहिए, कमेंट सभी का आना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी दुसाध्य, ऑप्शन सी क्लिष्ट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, असीम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का, कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए असाध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। आपके यूपी ट्रिपल सीपेट एग्जाम में 5 ही प्रश्न व्याकरण से आएंगे, 5 प्रश्न व्याकरण से आएंगे और 5 के 2 गद्यांश होंगे। ठीक है, तो 5 प्रश्न क्या हो जाएगा, बीजक। 5वां प्रश्न क्या है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। ये रचनाओं का संग्रह है, आपको बताना है कि किन रचनाओं का संग्रह है। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बीजक कबीरदास जी के रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, बीजक के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, यानी कौन कौन सी चीजें समावेश है। तो याद रखिएगा, साखी, 9th क्लास, जो यूपी बोर्ड 9th क्लास से पढ़े हैं बच्चे, वहाँ पर हिंदी की बुक में आता है साखी शब्द रमैनी, है ना, याद है, साखी शब्द रमैनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न तो 5 ही थे, अब हम करेंगे गद्यांश आधारित प्रश्नों को। तो सबसे पहले आराम से बहुत मन लगा के गद्यांशों को पढ़ेंगे। अगर आप पूरे मन से गद्यांश को पढ़ते हैं
तो 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो शुरू करते हैं कि इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य विधाता की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, क्योंकि मानव मन में जो विचार के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर की एक जटिल यंत्र से उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर यंत्र गड़बड़ा जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्द जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो कालकवलित हो जाए, यह विचारणीय है। ठीक है, आगे क्या है कि यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर का विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ और सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया था। निरंतर अध्यावसायपूर्ण साधना के अंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसी स्वीकार्य नहीं होती। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग होता है ना, सभी जानते हैं, ब्लड ग्रुप AB, और क्या होता है AB और AB बोलने से समझिएगा, A होता है और क्या होता है B होता है। फिर हम क्या कह रहे थे, A और B दोनों को बोल रहे थे ना, और O बोल रहे थे, समझ में आए। बस ये क्या है, ये रक्त वर्ग है। परीक्षण अत्यावश्यक है। इसके साथ ही अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण भी अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्द, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अवरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। कौन जाने कल हम जीता जागवा मनुष्य की प्रयोगशाला बन सके। अब हम देखेंगे प्रश्नों को। अब प्रश्न आ गए हैं, गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक बताना है। क्या है, गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा और अंग प्रत्यारोपण। ऑप्शन बी प्रयोगशालाओं की उपयोगिता। ऑप्शन सी मानव रक्त की जरूरत। ऑप्शन डी मानव शरीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सा और अंग प्रत्यारोपण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चा क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट जरूर होगी। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न कि सृष्टि का लघु रूप किसे कहा गया है। ऑप्शन ए चिकित्सा को। ऑप्शन बी मानव को। ऑप्शन सी शल्य चिकित्सक को। ऑप्शन डी विज्ञान को। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे मानव को। किसे, मानव को। यहाँ मानव होना चाहिए, मानव को कहा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंग प्रत्यारोपण के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कथन और कारण हिंदी में भी बताइए, गद्यांश में भी आ गया, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ गलत नहीं हो जाएगा, आता हुआ यानी बहुत सरल क्वेश्चन। चलिए कथन पहले पढ़ेंगे कि शल्य चिकित्सकों ने अंग प्रत्यारोपण करके सफलता प्राप्त की। कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को दीर्घायु बनाने के लिए निरंतर साधना की। अब देखते हैं ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों असत्य हैं। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी कथन सत्य है पर कारण असत्य है। ऑप्शन डी कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो क्या कहेंगे,
बहुत ही बढ़िया। कहेंगे ऑप्शन बी, दोनों ही सत्य हैं। क्या है? दोनों ही सत्य हैं। कथन और कारक दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न आता है कि सृष्टि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, मानव की कल्पित विचारधारा का संसार। ऑप्शन बी, मानव मन में विचारों के स्वरूप। क्या है? स्वरूप में घटित होने की कृति रूप। ऑप्शन सी, मानव की बुद्धि से उपजी एक कपोल कल्पित विचारधारा। ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? आज ये सभी विकल्प सही है, नहीं सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्यारोपण में उपसर्ग बताइए। तो जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग, इतना बात याद रखिए, जो पहले जुड़ेंगे उपसर्ग और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया? प्रत्यारोपण उपसर्ग यानी पहले जुड़ेगा। तो क्या जुड़ा होगा बताएंगे। पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रति जुड़ा है। क्या जुड़ा है? प्रति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गद्यांश आधारित मैंने एक गद्यांश देखा और 5 प्रश्नों को देख लिया। अब बारी है दूसरे गद्यांश को पढ़ने की। ठीक है, ये गद्यांश क्या है कि यह सत्य है कि दोनों पक्षों के वीर इस युद्ध को धर्म युद्ध मानकर लड़ रहे थे, किंतु धर्म पर दोनों में से कोई भी अडिग नहीं रह सका। लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, किंतु हम कुमार्ग पर पाँव नहीं रखेंगे। इस निष्ठा की अवहेलना दोनों ओर से हुई और दोनों पक्षों के सामने साध्य प्रमुख और साधन गौण हो गया। अभिमन्यु की हत्या पाप से की गई तो भीष्म, द्रोण, भृशर्वा और स्वयं दुर्योधन का वध भी धर्म सम्मत नहीं कहा जा सकता। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण विद्यमान हो, उस युद्ध में भी धर्म का पालन नहीं हो सके। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध कभी भी धर्म के पथ पर रहकर लड़ा नहीं जा सकता। हिंसा आदि भी अधर्म है, मध्य भी अधर्म है और अंत भी अधर्म है। जिसकी आंखों पर लोभ की पट्टी नहीं बंधी, जो क्रोध और आवेश अथवा स्वार्थ में अपने कर्तव्य को भूल नहीं गया, जिसकी आंख साधना की अनिवार्यता से हटकर साध्य पर ही केंद्रित नहीं हो गई, वह युद्ध जैसे मलिन कर्म में भी कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। युद्ध में प्रवृत्त होना ही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने रागों का दास बन गया और फिर जो रागों की दासता करता है वह उनका नियंत्रण कैसे करेगा। अगर यह कहिए कि विजय के लिए युद्ध आवश्यक भी है, तो विजय को मैं कोई बड़ा ध्येय नहीं मानता। जिस ध्येय की प्राप्ति धर्म के मार्ग से नहीं की जा सकती, वह या तो बड़ा ध्येय नहीं है, अथवा अगर है तो फिर उसे पाप के मार्ग से पाने का प्रयास व्यर्थ है। संग्राम के कोलाहल में चाहे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा हो, किंतु आज मैं अपनी आत्मा की इस पुकार को स्पष्ट सुन रहा हूँ कि युधिष्ठिर, तुम जो चाहते थे वह वस्तु तुम्हें नहीं मिली। संग्राम तो जैसे तैसे समाप्त हो गया, किंतु उससे देश भर में हिंसा की जो मानसिकता फैली उसका क्या होगा? क्या लोग हिंसा के खेल को दुहारते जाएंगे अथवा यह विचार कर शांति से काम लेंगे कि शत्रुओं का भी मस्तक उतारना बर्बरता और कंगालीपन का काम है। ठीक है, खंगालीपन का। चलिए, तो ये क्या था? गद्यांश था। तो अगर आपने ध्यान से सुना है या क्लास को रोक कर पढ़ा है तो आप लोग आंसर जरूर देंगे। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, तैयारी करने वाले यूपी ट्रिपल पेट के अभ्यर्थी, वो जो हमने पढ़ा अभी तक वो आपने सुना होगा, है कि नहीं? और जिन्होंने रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं बच्चे, लाइव नहीं देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो वीडियो को रोक कर पढ़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया हम पढ़े या आप पढ़ें, बस आंसर सही होना चाहिए। तो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? गद्यांश को पढ़कर एक उचित शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए, धर्म युद्ध। ऑप्शन बी, बर्बरता, है ना? ऑप्शन बी, बर्बरता। ऑप्शन सी, महासंग्राम। ऑप्शन डी, हिंसा। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे धर्म युद्ध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शीर्षक क्या होता है? जैसे कि हम चैप्टर का नाम रखते हैं, चैप्टर का नाम जैसे क्या रख दिए? मंत्र। मुंशी प्रेमचंद की क्या है? मंत्र है। और महादेवी वर्मा की गिल्लू है। तो ये सब शीर्षक है ना, ये सब क्या शीर्षक? तो ऐसे गद्यांश पढ़ के आपको
क्या लग रहा है कि कौन सा जो है चैप्टर का नाम होना चाहिए, तो धर्म युद्ध होना चाहिए। बात समझ में आई। अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि कौरव पांडव युद्ध को क्या मानकर लड़ रहे थे। ऑप्शन ए वीरता का युद्ध, ऑप्शन बी बर्बरता का युद्ध, ऑप्शन सी सुनियोजित अधर्म का युद्ध, ऑप्शन डी धर्म युद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा धर्म युद्ध। क्या हो जाएगा, धर्म युद्ध, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि युद्ध में किस निष्ठा की अवहेलना दोनों पक्षों कौरवों व पांडवों की ओर से हुई थी। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए धर्म पर अडिग रहेंगे, ऑप्शन बी कुमार्ग पर पांव नहीं रखेंगे, ऑप्शन सी हिंसा नहीं अपनाएंगे, ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे की कि युद्ध को कौन सा कर्म माना गया है। ऑप्शन ए पवित्र कर्म, क्या यहाँ कर्म होना चाहिए, टाइपिंग वाले भी मिस्टेक कर देते हैं। चलिए देखेंगे, ऑप्शन बी मलिन कर्म, ऑप्शन सी हिंसक कर्म, ऑप्शन डी पूर्व नियोजित कर्म। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मलिन कर्म। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मलिन कर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, युद्ध, क्या है यहाँ पर युद्ध है, युद्ध को मलिन कर्म किस लिए माना गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, युद्ध को मलिन कर्म किस लिए माना गया। यहाँ युद्ध कर लीजिए थोड़ा सा, युद्ध। ऑप्शन ए देखेंगे क्योंकि हार तुच्छ योद्धाओं की होती है, ऑप्शन बी क्योंकि निकृष्ट योद्धाओं को ही मारा जाता है, ऑप्शन सी क्योंकि वीरतापूर्ण कार्यों का प्रदर्शन होता है, कार्यों का, यहाँ क्या होना चाहिए, कार्यों का, ठीक है। ऑप्शन डी क्योंकि अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का, कहेंगे ऑप्शन डी क्योंकि अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला होता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ दो गद्यांश देखे जहाँ पर 10 प्रश्न हुए, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को देखा, और हमने 5 क्वेश्चन को व्याकरण के देख लिए, टोटल 15 प्रश्न। यही 15 प्रश्न हिंदी से संबंधित आपके एग्जाम में आएगा, इतने ही 15 प्रश्न आएंगे। लंबी मैराथन करने से अच्छा डेली प्रैक्टिस सेट करिए छोटी सी क्लास में। और